हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको 12th क्लास का हिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट करा रही हूँ, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसमें मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसका प्रमुख नगर वगैरह जो भी है, और सब कुछ मैं बताऊंगी आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके वीडियो के एंड में इसके 2 पार्ट बनेंगे फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं बाद में बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको दोनों पार्ट अच्छे से देखने हैं, और सेकंड पार्ट जो मैं बनाऊंगी उसके एंड में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता करा रही हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और ये फर्स्ट लेसन है 12th क्लास का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ने पढ़ा होगा कि 12th क्लास में जो फर्स्ट लेसन है वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रावी नदी कहाँ पे है? ये लाहौर में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हड़प्पा सभ्यता वैसे अभी फ़िलहाल जो पाकिस्तान में है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर ही है, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पे है। हड़प्पा जो है वो नगर सबसे पहले खोजा गया नगर था। पूरी दुनिया में सबसे पहली सभ्यता जो थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका जो प्रमुख नगर था वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसीलिए इसका हड़प्पा का नाम सबसे प्राचीन सभ्यता, मतलब सबसे प्राचीन सभ्यता इसको बोला जाता है हड़प्पा को, और मोहनजोदड़ो इसका प्रमुख नगर था। तो हम आज मोहनजोदड़ो की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फूला। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जिस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता थी उसी टाइम पे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता वगैरह थी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी थी, तो आप उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें हम मतलब हड़प्पा सभ्यता में हम सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसका प्रमुख नगर था। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसकी विशेषताएं बता देती हूँ। सबसे पहली विशेषता है फ्रेंड्स इसकी नगर दुर्ग। नगर दुर्ग क्या होता है फ्रेंड्स? नगर दुर्ग यानी कि जो हड़प्पा में मोहनजोदड़ो जो नगर था उसमें सबसे पहले था नगर दुर्ग, यानी कि वो नगर दुर्ग पक्की ईंटों से बना हुआ था। ये 2 भागों में डिवाइडेड था फ्रेंड्स। पहला भाग था जो उसको ऊपरी नगर बोला जाता था। ठीक है, और जो दूसरा भाग था उसको निचला नगर, यानी कि ऊपरी नगर में कौन रहते थे फ्रेंड्स? ऊपरी नगर में राजा रहते थे, और जो निचला नगर था उसमें उसकी प्रजा रहती थी। ठीक है, ऊपरी नगर का क्षेत्रफल निचले नगर से कम था, और ऊपरी नगर जैसे कि उसको वो पूरी तरह से पक्की ईंटों से बना हुआ था, और पक्की ईंटों से उसके चारों तरफ दीवार बनी हुई थी। और ऐसा ही निचले नगर में किया। निचले नगर में वैसे हालांकि वो पक्की ईंटों से नहीं बना हुआ था निचला नगर, लेकिन उसके जो चारों तरफ दीवार बनी हुई थी उसको परकोटा बोलते हैं फ्रेंड्स। तो वो जो दीवार थी वो भी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, और ऊपरी नगर में राजा रहते थे और निचले नगर में प्रजा रहती थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था नगर दुर्ग। ये 2 भागों में बटा हुआ था। ये इतना ही है कि 2 भागों में बटा हुआ था। ऊपरी नगर में राजा रहता था, निचले नगर में प्रजा रहती थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम नगर दुर्ग कहते हैं, और ये इसकी विशेषता थी मोहनजोदड़ो की पहली विशेषता है। और सेकंड पे चलते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मोहनजोदड़ो के जो हड़प्पा सभ्यता थी ना वो बहुत ही ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। ठीक है, उसका नगर जो मोहनजोदड़ो बहुत ही ज़्यादा विकसित था, तो उसमें प्लेटफॉर्म यानी कि आपको समझ में मैं समझाती हूँ। देखो प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, हम योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद ही उस काम को करते हैं ना, तो ऐसा ही हड़प्पा के लोग करते थे। वो पहले घरों को बनाने से पहले, नगरों गलियों वगैरह को बनाने से पहले क्या करते थे, वो पहले योजना बनाते थे। योजना बनाने के बाद में उसे जो योजना बनाई उसे योजना अनुसार लागू करते थे। तो जो योजना बनाई जाती थी जो घरों को बनाने से पहले, तो नक्शे वगैरह तैयार किए जाते थे, है ना, तो नक्शे वगैरह तैयार करने जैसे कि योजना बनाने को ही प्लेटफॉर्म हम बोलते हैं। तो और वहाँ पे इतनी ज़्यादा समृद्ध थी वो सभ्यता फ्रेंड्स। तो
वहाँ पे वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था बाद में, ठीक है। और इन नालियों और गलियों और सड़कों की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से की गई थी वहाँ पे कि जो कि देखने लायक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो प्लेटफॉर्म था वो यही था कि पहले योजना बनाई जाती थी, बाद में उसे योजना अनुसार लागू किया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। और तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ये है गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य क्या था फ्रेंड्स, यानी कि उनके घरों की बनावट, घर कैसे बने हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे फ्रेंड्स घर जो है वो लगभग सभी जो मोहनजोदड़ो में जो घर बने हुए थे वो सब लगभग सभी एक जैसे ही बने हुए थे। तो घर कैसे बने हुए थे फ्रेंड्स, पहले तो उसमें लगभग प्रत्येक घर जो होता था पहले तो उसमें एक आंगन होता था फ्रेंड्स, ठीक है। एक आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ जो है वो कमरे बने होते थे, ठीक है फ्रेंड्स। आंगन होता था और आंगन के देखो फ्रेंड्स, जैसे कि ये आंगन है, ठीक है, ये आंगन है और इसके चारों तरफ में ऐसे कमरे बने होते थे। यहाँ पे दरवाज़ा होता था और खिड़की नहीं होती थी उनकी, ठीक है, खिड़की नहीं होती थी, खिड़की नहीं बनाई जाती थी उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। खिड़की की नहीं बनाई जाती थी क्योंकि वो एकांतता का बहुत ध्यान रखते थे, प्राइवेसी का ध्यान रखते थे, इसीलिए वो दीवार में कोई भी खिड़की नहीं बनाते थे और केवल एक ही दरवाज़ा होता था जिससे हम घर के अंदर जा सकते थे और बाहर जा सकते थे, ठीक है। इसलिए वो प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उनका घर बनाने का तरीका था। एक आंगन होता था, चारों तरफ कमरे बने होते थे और जो बड़े बड़े घर होते थे उनमें वो 2 मंजिले भी थे, 2 मंजिले थे और उनके ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। और वैसे प्रत्येक घर में स्नान घर, शौचालय, रसोई घर जो भी होते हैं ज़रूरत के लिए कमरे वगैरह, 1-2 कमरे छोटे छोटे घरों में, तो ऐसा सब कुछ बने होते हैं। और जो पुरातत्वविद होते हैं फ्रेंड्स, पुरातत्वविदों को क्या मिला है कि उन्होंने बताया है कि लगभग मोहनजोदड़ो के लगभग सभी घरों में कुएँ थे और लगभग मोहनजोदड़ो में लगभग 800 कुएँ पाए गए फ्रेंड्स, ठीक है। लगभग 800 कुएँ पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये इनके घर बनाने की जो थी योजना थी। तो और नालियों की व्यवस्था वो भी हम बताएंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक है आगे, ठीक है। तो ये इनके घर बनाने का जो था तरीका था, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार यानी कि विशाल स्नानागार इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत विशाल था फ्रेंड्स, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम्स में। तो विशाल स्नानागार फ्रेंड्स ये आयताकार में बना हुआ था, ठीक है। ये ऐसे करके ये आयताकार में बना हुआ था स्नानागार था, ठीक है फ्रेंड्स। ये आयताकार में बना हुआ था और इसके दो तरफ जो थे, इसके दो तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो कि इसके तल तक जाती थी, ठीक है। दो तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, एक तरफ कुआं बना हुआ था, ठीक है, और उसे पानी से भरा जाता था। एक तरफ इसकी नालियाँ बनी हुई थी जिससे इसे साफ़ किया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था स्नानागार और ये पक्की ईंटों से बनाया गया था। इसमें चूना मिट्टी आदि का भी थोड़ा प्रयोग किया गया था उसे, ठीक है। ये पक्की ईंटों से बनाया गया था और ये बहुत ही विशाल था। और इसका पुरातत्वविद मानते हैं कि इसका यूज़ जो है वो कब होता था, जो जैसे कि फेस्टिवल्स वगैरह होते थे मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, तो बड़े बड़े समारोह होते थे तो तब इसका यूज़ होता था विशाल स्नानागार का, ठीक है। और इसके जो साइड में जो एक है वो बना हुआ था एक विशाल भवन, बहुत विशाल भवन पाया गया है। वो ऐसा मानते हैं कि वो जो विशाल भवन है वो किसी पुरोहित वगैरह का रहा होगा जो कि यज्ञ वगैरह हवन वगैरह करवाते थे, जो कि एक विशेष अवसर पर इसका यूज़ किया जाता था विशाल स्नानागार का। तो तभी पुरोहित वगैरह, तो इसीलिए उसके साइड में पुरोहित वगैरह का निवास स्थान होता था जिसे विशाल भवन कहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये था विशाल स्नानागार। ये था कि पक्की ईंटों से बना हुआ था, आयताकार में बना हुआ था, सबसे बड़ा स्नानागार है। और इसका यूज़ ज़्यादातर ऐसा मानते पुरातत्वविद कि इसका यूज़ जो है वो विशाल समारोह वगैरह में होता था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है अनानागार के विशाल स्नानागार की तरह ही विशाल अनानागार भी वहाँ पे मिला है मोहनजोदड़ो में। तो अनानागार क्या था कि वहाँ पे अन्न वगैरह को, खाद्यान्न को रखने के लिए अनानागार बनाया गया था, बहुत ही बड़ा था। और इसमें आधे तिरछे रोशनदान बने हुए थे, फ्रेंड्स, ठीक है। और जिसकी रोशनियाँ जो है वो घर में उसमें अनानागार के नीचे तक आती थी, मतलब, ठीक है।
उसमें पहुंच जाती थी। और इसमें गलियारा बना हुआ था फ्रेंड्स, गलियारा बना हुआ था। गलियारे में जो बहुत लंबा छोटा गलियारा था, जिसमें कि अनों को रखने के लिए अनानगर खाद्यान्न सामग्री जो भी आयात होती थी बाहर से और जो रखी जाती थी वहाँ पे, ठीक है। ये था विशाल अनानगार। इसमें बस ये याद रखना आपको, इसमें कि 8 तिरछे रोशनदार बने होते जिससे कि रोशनी के लिए बने होते, रोशनी जो सूरज का प्रकाश है वो अंदर आता था, ठीक है। और अनानगार जो है वो खाद्यान्न वगैरह को रखने के लिए यूज़ होता था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सड़कें व गलियाँ। सड़कें व गलियाँ इसका मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो ये है कि सड़कें व गलियाँ कैसी थी। मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुकी थी, मोहनजोदड़ो, ठीक है, बहुत ही विकसित था। तो सड़कें व गलियाँ इस प्रकार से बनाई जाती थी जैसे कि प्लेटफॉर्म था, तो प्लेटफॉर्म पहले तो वो योजना बनाते थे और फिर उसी योजना अनुसार लागू करते थे। तो ऐसा ही था सड़क व गलियाँ तथा घरों को बनाने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म का यूज़ करते थे, ठीक है। सड़कें व गलियों को एक जो है फ्रेंड्स, सड़कें व गलियों को एक योजना के अनुसार बनाया जाता था, ठीक है। सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो निचले नगर में जो सड़क थी वो जो सड़क थी वो 10.5 मीटर चौड़ी थी, 10.5 मीटर चौड़ी थी फ्रेंड्स। उसको प्रथम सड़क का नाम दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो सड़कें व गलियों की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सड़कें, गली व नालियाँ ये सब एक दूसरे को संपूर्ण प्रकार थी। नाली की व्यवस्था इतनी अच्छी थी फ्रेंड्स वहाँ पे कि घर के जो गंदा पानी का जो निकासी होती थी वो बाहर नाली के साथ जुड़ी हुई थी, और जो उस नाली की व्यवस्था की निकासी जो एक बाहर गंदे नाली में के साथ थी और जाल टाइप का लगाते थे वो, ठीक है फ्रेंड्स। उस गंदे नाली में पानी, जिससे कि जो कचरा है वो एक साथ रहता था और जो पानी है वो चला जाता था, ठीक है। कचरा उस जाले में रह जाता था, पानी चला जाता था। तो ये था नालियों की व्यवस्था। नाली की व्यवस्था बहुत अच्छी ढंग से की हुई थी और सड़कें वगैरह की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी से की हुई थी। एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी, सीधी होती थी। और 10.5 मीटर चौड़ी जो सड़क गलियाँ हैं वो सड़क है वो निचले नगर में है, ठीक है। 10.5 मीटर चौड़ी है, उस पर एक साथ 10 पहियों वाले वाहन जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं, ठीक है। अभी हम जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसे मोइंदा दड़ा कहते हैं। मृतकों का टीला क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि ऐसा मानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो नगर था वो 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था, यानी कि वहाँ पे बाढ़ आती रहती थी पर्यावरण असंतुलन की वजह से, या फिर आर्यों ने आक्रमण किए, या फिर कुछ ऐसा हो जाता था जैसे कि सिंधु नदी मार्ग बदल देती थी, तो भी उसका पतन हो गया। तो ये पतन के जो कारण बताए जाते थे, तो उनकी वजह से ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो नगर जो था वो 7 बार बसा था और 7 बार ही उजड़ गया था, इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। और 1922 में मोहनजोदड़ो की रखालदास बनर्जी, या फिर आप इसको आर डी बनर्जी भी बोल सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, लिपि यानी कि जो लिखावट वगैरह होती है वो थी चित्र में, यानी कि उस समय के लोग जो पढ़ना लिखना ज़्यादा जानते नहीं थे, चित्र में ही, चित्रों के माध्यम से, जैसे कि बैल हो गया, भैंस हो गया, हाथी हो गया। और हाँ फ्रेंड्स, वो कुबड़ा वाला बैल तो था, कुबड़ वाला बैल जो था वो उसे पूजते थे, ठीक है। और उस पशुपति शिव को, माता देवी को वो पूजते थे, ठीक है। उनकी मतलब उनकी जो मोहरे पे और उनके खिलौने वगैरह से हमें इसके बारे में पता चला है, उनकी आकृतियाँ वगैरह है, तो इससे हमें उनके बारे में पता चला है। और चित्र में लिपि थी उनकी, ठीक है। अधिकतर चित्रों का ही प्रयोग होता था, ज़्यादातर चित्र छोटे होते थे, लेकिन जो एक चित्र, जो सबसे लंबा जो चित्र है मिला है, मतलब जो सबसे लंबे चिन्ह मिले हैं वहाँ पे, वो सबसे लंबा 26 अंकों वाला चिन्ह है, ठीक है फ्रेंड्स। और मतलब कि उनकी लिपि के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि चित्र में लिपि है, चित्र के माध्यम से वो संकेत समझ जाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। और है समाधान व विलासिता। समाधान होता है फ्रेंड्स जैसे कि जो वहाँ पे अंतिम संस्कार का जो तरीका कैसा था, जब लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो वो कैसे उसका अंतिम संस्कार करते थे, तो वो दफनाते थे फ्रेंड्स उसको। इससे का हम पता हमें कहाँ से चला है कि उनके समाधानों से हमें उनके सामाजिक जीवन का पता चलता है। जैसे कि हमें जो कब्रें होती थी वो कुछ तो सामान्य मिली है, जिसकी कब्रों में खुदाई करके गाड़ दिया गया इंसानों को, और कुछ में चिनाई की गई है। तो ऐसा लगता है कि चिनाई वाली कब्रें किसी अमीर वर्ग की रही होगी और जो सामान्य है वो किसी निम्न वर्ग की रही होगी। और जिन कब्रों में आभूषण वगैरह मिले हैं वो भी ऐसा माना गया जाता था वो भी अमीर वर्ग की रहा होगा, और जिनमें नहीं मिला है वो निम्न वर्ग का रहा होगा। अब विलासिता फ्रेंड्स, विलासिता को 2 भागों में बांटा गया है।
ठीक है। विलासिता होता है कि जैसे कि दैनिक उपयोग की वस्तु, ठीक है, दैनिक उपयोग की वस्तु है जैसे कि मृत भांड हो गया, बर्तन हो गया, है ना। और जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती थी, मटका हो गया पानी पीने के लिए ना, और जो भी घरेलू सामान होते थे उनसे भी हमें पता चला विलासिता। इससे हमें उनके सामाजिक जीवन के बारे में पता चला है कि उस समाज में किस वर्ग के लोग किस वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था विलासिता की वस्तुएं, ठीक है। और एक थे महंगे जो आभूषण होते थे उनसे की दैनिक उपयोग की वस्तु सभी से मिली है। हड़प्पा के लगभग सभी स्थलों से जैसे कि स्थलों से प्राप्त हुई है। धोलावीरा, चनहुदरो, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली वगैरह सबसे दैनिक उपयोग की वस्तु प्राप्त हुई है। लेकिन जो विलासिता की वस्तु थी जो कि महंगी थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, इसीलिए मोहनजोदड़ो इसका प्रमुख नगर माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे मैं आपको और एक और बात कुछ पूछना था कि आपको पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा फ्रेंड्स। तो आप इसका भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, आपको इसी प्रकार से पढ़ना है या फिर कुछ डिफरेंट तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, आगे डिस्कस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बाय बाय फ्रेंड्स।